नमस्कार। इस समय आपको सीधे लिए चलते हैं जी राम जी जो नया कानून है उस पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ग्राम सभा को संबोधित कर रहे हैं। करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में संसद ने जी राम जी नया कानून पारित किया था और जी राम जी में कई तरह की व्यवस्था की गई है, जिसमें कि अब 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन भी कर दिया गया है। आपसे बात करूंगा, बताइए आपका नाम भी बता दीजिए। माझं नाव अनिल एकनाथ विखे आहे, लोणी बुद्रुकचा रहिवासी आहे, मी शेतकरी आहे साहेब। माझा आपल्याला एक प्रश्न आहे की मनरेगा जी जुनी योजना चालू होती आणि आता नवीन आपण लोकसभेमध्ये हे नवीन बिल आणलं, व्हीबीजी आणि जी रामजी, या दोन्हीमध्ये काय अंतर आहे, काय फरक आहे, हे आपल्या माध्यमातून आम्हाला ऐकायचं आहे। देखिए, अपने देश में रोजगार के लिए कई योजनाएं बनी। जब स्वर्गीय अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना बनी। काम के बदले अनाज एक योजना बनी। बीच में जवाहर रोजगार योजना आई। समय समय पर जब जरूरत पड़ी योजना बनी, उस योजना ने काम किया और बाद में जरूरत पड़ी कि अब कुछ बदलना है तो दूसरी योजना आ गई। वैसे 20 साल पहले मनरेगा आई थी। मनरेगा उपयोगी भी हुई और मनरेगा में कई तरह की कमियां भी पाई गई और इसलिए अब देखा कि उन कमियों को दूर करने का वक्त आ गया है। इसलिए विकसित भारत जी राम जी योजना। अब मैं बहुत संक्षेप में बताऊंगा, आप ध्यान से सुनना। मनरेगा में जो खर्चा होता है, पिछले साल बजट था 88,000 करोड़, 88,000 करोड़। जब यूपीए की सरकार थी तब पैसा कम खर्च हुआ। कोविड के समय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1,11,000 करोड़ रुपया तक खर्च इस योजना में किए। अब एक इतनी बड़ी धनराशि आप सोचिए, इतना पैसा लग रहा है तो उस पैसे का गांव के विकास में कोई योगदान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कि यहां की मिट्टी खोदी यहां डाल दी, वहां की मिट्टी खोदी यहां डाल दी। तो एक मैं जोर दे के सारे देश से कहना चाहूंगा, मजदूरों का अधिकार इसमें सुरक्षित किया गया। रोजगार का वो मांगेंगे तो रोजगार देंगे, लेकिन पहले 100 दिन देते थे, अब इसमें 125 दिन रोजगार की गारंटी परिवार को। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? 100 दिन के बजाय 125 दिन रोजगार की गारंटी। तो एक फर्क तो ये है सीधा सीधा। दूसरी बात इस पे ये है कि इतना पैसा आ रहा है तो पहले कई बार ऊपर से काम आ जाते थे, सरकार तय कर देती थी ये काम होंगे, ये काम होंगे, ये काम होंगे। भाई दिल्ली और मुंबई में बैठ के लोनी की जरूरत का पता चल सकता है क्या? आप बताओ। हमारी सरपंच कल्पना जी यहां बैठी है, ग्राम सभा यहां बैठी है। हमारे गांव की जरूरत तो हम जानेंगे। ऊपर से आ गया कि फलाना काम कीजिए। इस योजना में सीधे तय किया गया है कि गांव में कौन सा काम होना है, ये दिल्ली तय नहीं करेगी, ये मुंबई तय नहीं करेगा। लोनी में कौन सा काम होगा, ये लोनी तय करेगा। हम तय करेंगे जी। दाल भात में मूसलचंद तुम क्यों होते हो? फलाने साहब ने कह दिया फलाना काम करो। तो हमारे गांव का काम हम तय करेंगे। नीचे से ऊपर जाएगा काम, ऊपर से नीचे नहीं आएगा। और 100 से 125 दिन के लिए बजट का प्रावधान इस साल जो प्रस्तावित है वो है 1,51,282 करोड़ रुपया। 1,51,282 करोड़ और अभी तक था 88,000 करोड़।
तो 100 से 125 दिन देना है तो पैसा बढ़ाना पड़ेगा। तो ऐसे ही नहीं कह रहे हम कि 100 से 125 कर देंगे, 100 से 125 कर देंगे। पुख्ता पैसे की व्यवस्था कर रहे हैं। अब 1,51,282 करोड़ अगर 5 साल में आप देखोगे तो लगभग 8 लाख करोड़ खर्चा होगा। 2,86,000 पंचायतें। अब अगर इनमें 8 लाख करोड़ रुपया, और ये तो पहले साल का बताया मैंने 1,51,000, जरूरत पड़ेगी तो और बढ़ेगा, लेकिन मोटे तौर पे 8 लाख करोड़ मान लो, तो 2,86,000 पंचायत में 8 लाख करोड़ रुपया जाएगा। तो काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गांव का बताओ भाई, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? काम होना चाहिए, और इसलिए काम आप तय करोगे। अब दिल्ली मुंबई तय नहीं करेगा कि हमारे गांव में कौन कौन से काम होने हैं। और पहले मजदूरी देना है तो कोई भी काम चालू कर। अब ऐसा नहीं होगा। अब आप सब बैठेंगे, ये ग्राम सभा, और ये मिलकर तय करेगी कि हमारे गांव में स्कूल बनना है, सड़क बनना है, खेत में भी सड़क बनना है शेतकरी के लिए, आंगनबाड़ी का भवन बनना है, नाली बनना है, पुल पुलिया बनना है। या सेल्फ हेल्प ग्रुप की मेरी लाड़की बहनाएं बैठी है यहाँ। अब लाड़की नहीं, लखपति बनाना है, यहां तक रुकना नहीं है। और वो विभाग भी मेरे ही पास है। अब उनको कुछ चाहिए, कोई वर्किंग सेट को चाहिए, ट्रेनिंग के लिए सेट चाहिए। कई जगह मांगती कि अरे हमारे पास एक सेट होता है, एक सामुदायिक भवन जैसा होता तो हमारा काम चलता। एफपीओ को कुछ बनाना है वो भी बन सकता है, पैक्स को कुछ बनाना है वो भी बन सकता है। पानी के संरक्षण की तालाब, खेत तालाब, वाटर रिचार्जिंग की कई तरह की योजनाएं। तो आप बैठ के तय करोगे हमारे गांव में क्या बनेगा, और वो भी नंबर 1 ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। अब हर कोई तय नहीं करेगा और हर कोई काम नहीं होगा। बताइए अच्छी बात है कि नहीं है? आप बोल के बताइए अच्छी बात है कि नहीं? जरूरत की चीज हम तय करेंगे। पानी फेंकना, पैसा फेंकना थोड़ी है कि खर्च करना है तो कुछ भी खर्च कर दो। तो एक अंतर यह है कि अब नीचे तय करेंगे आप, पहले ऊपर अफसर के फरमान आ जाता था। ये एक फर्क है। तीसरी चीज बताया भी रोहिणी ने भी, बेरोजगारी भत्ते की बात। प्रावधान तो कर दिया लेकिन कभी दिया क्या? 9,000 रुपया कुल बेरोजगारी भत्ता मिला है। ऐसे प्रावधान करने से क्या फायदा? इसमें पुख्ता इंतजाम किया कि काम नहीं दिया तो बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। और अगर डिले पेमेंट हुआ, मजदूर ने मजदूरी कर ली, महीना भर मजदूरी नहीं मिली, महीना, 2 महीना, 3 महीना, तो इसमें इस बात का प्रावधान है कि फिर डिले के लिए अतिरिक्त पैसा देना पड़ेगा ताकि मजदूर को घाटा ना हो। और एक में जो मनरेगा में काम करते हैं मेरे मित्र, रोजगार सहायक, पंचायत सचिव, मैं, टेक्निकल स्टाफ, हमने प्रशासनिक व्यय जो वेतन देने में हम खर्चा करते हैं वो, या ट्रेनिंग में, या बाकी खर्चे होते हैं योजनाओं के चलाने में, वो 6% से 6% से बढ़ा के 9%, 9% कर दिया है। पहले ये नहीं था, केवल 6% था, ताकि इन चीजों में सुविधा हो। और एक बड़ा अंतर यह है कि काम के समय मजदूर जब खेती का काम पीक पे हो, सोइंग का, हार्वेस्ट करने का, तब इसके काम को स्थगित करेंगे ताकि किसान को, शेतकरी को भी मजदूर मिल जाए, उसका भी काम चल जाए। तो मजदूर की भी जय हो और शेतकरी की भी जय हो। ये विन विन सिचुएशन है। ऐसे अनेकों प्रावधान इसमें मनरेगा के से हटके किए हैं ताकि योजना और बेहतर बने। हाँ बहन जी, माझं नाव पूनम बर्डे,
माझा असा प्रश्न आहे की नैसर्गिक संकटामध्ये या योजनेतून काही लाभ मिळेल का? नैसर्गिक प्राकृतिक खेती के लिए, अरे प्राकृतिक आपदा में इसमें प्रावधान किया। बहुत अच्छा सवाल पूछा। नियम तो बनाए हैं, लेकिन प्राकृतिक आपदा में नियमों को रिलैक्स कर दिया कि अगर 125 दिन के बजाय 150 दिन रोजगार देना पड़े तो वो भी देंगे। प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए महाराष्ट्र के अहिल्यानगर से ये सीधा प्रसारण आप देख रहे थे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जो नया कानून है जी राम जी, जो वीबी जी राम जी है, रोजगार गारंटी का कानून, उसके बारे में वहां पर ग्राम सभा में संवाद कर रहे थे और एक एक जानकारी इस विधेयक के बारे में, इस कानून के बारे में दे रहे थे। और अब शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की, और इस वक्त में आज हम कई बड़े मुद्दों पर बात करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले आप देख लीजिए इस वक्त की हेडलाइंस। पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन होगी शुरू, रेल मंत्री ने की घोषणा। गुवाहाटी से कोलकाता तक चलेगी पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। यात्रियों को मिलेगा वर्ल्ड क्लास सुविधाएं, सुरक्षा और आधुनिक यात्रा का अनुभव। प्रधानमंत्री जल्द ही करेंगे इसका उद्घाटन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में स्किलिंग फॉर एआई रेडीनेस कार्यक्रम में हुई शामिल। स्किल द नेशन चैलेंज किया लॉन्च। राष्ट्रपति ने बताया एआई को तकनीक के साथ साथ बदलाव का अवसर। कहा एआई अर्थव्यवस्था और समाज को दे रही है नई दिशा। देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भर भारत की रीढ़ डीआरडीओ का स्थापना दिवस आज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी बधाई। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों के समर्पण और कर्तव्य की सराहना की। रक्षा मंत्री ने बांग्लादेश के हाई कमीशन जाकर बेगम खालिदा जिया के निधन पर जताया शोक। कहा हमारी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ। और कर्नाटक के कोगिला लेआउट के फकीर कॉलोनी के अतिक्रमण हटाने के लिए चलाए गए बुलडोजर वाले मामले पर राज्य में जबरदस्त राजनीति। केरल के मुख्यमंत्री भी कूद चुके हैं इस मामले में, लेकिन बीजेपी ने की एनआईए जांच की मांग। तो ये थी इस वक्त की हेडलाइंस। और आज अब सबसे पहले जिस बड़े एजेंडे पर हम बड़ी चर्चा, खास चर्चा करने वाले हैं, वो ये कि साल 2025 की राजनीति कैसी रही और किस तरह से जो नैरेटिव हैं गढ़े गए, कौन से नैरेटिव चले, कौन से खत्म हो गए। क्योंकि विकास के नैरेटिव के सामने विपक्ष का नैरेटिव बेअसर होता हुआ दिखाई दिया पूरे साल 2025 में। पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद इस पर खास चर्चा करेंगे। भारत माता की जय के नारों के बीच बीजेपी के वीवी राजेश ने थिरुवनंतपुरम निगम के मेयर के रूप में शपथ ले ली। ये 2025 में हुआ और केरल के पहले भाजपा मेयर बन गए। आजादी के बाद यह पहला मौका 2025 में ही बीजेपी के लिए आया, जब पार्टी ने राज्य की राजधानी में राष्ट्रीयता के झंडे को स्थापित कर दिया। नए साल के पहले दिन पीएम मोदी ने मेयर राजेश को शुभकामना संदेश भेजा और केरल के अनगिनत कार्यकर्ताओं के कठिन संघर्ष को याद भी किया। 14 करोड़ कार्यकर्ताओं वाली पार्टी बीजेपी के लिए हर कार्यकर्ता कितना अहम है, यह पीएम मोदी के इस नए साल के पत्र से समझा जा सकता है। साल 2024 में पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत भले ही चुनौतीपूर्ण रही हो, लेकिन 2025 बीजेपी और एनडीए के लिए शानदार रहा। मौजूदा समय में 21 राज्यों में बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए गठबंधन सत्ता में है। यानी साल 2025 में बीजेपी के नैरेटिव के सामने कांग्रेस और पार्टी का और विपक्ष का हौसला पस्त दिखा। 27 साल के बाद दिल्ली और लगातार बिहार का भी चुनाव जीतकर बीजेपी ने सियासी पिच पर कांग्रेस के नैरेटिव को बेअसर साबित कर दिया। सियासी पिच पर अरविंद केजरीवाल भी क्लीन बोल्ड हो गए और पवेलियन लौट गए हैं। पिछले दिनों लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि एक परिवार ने देश को बंधक बनाया हुआ था, अब भाजपा की सरकार ने उसे आजाद करा दिया है। उन्होंने कहा कि परिवारवाद की राजनीति की एक विशिष्ट पहचान होती है, वो असुरक्षा से घिरी होती है और इस कारण परिवार वाले में दूसरे की लकीर को हमेशा छोटा करने की प्रवृत्ति रहती है। इसी सोच ने भारत में राजनीतिक छुआछूत का चलन शुरू किया था। उधर बिहार में सबसे ज्यादा सीटें हासिल करते हुए अपनी पकड़ मजबूत करने वाली बीजेपी और एनडीए गठबंधन देश में स्थिर और मजबूत सरकार देने का लोगों में एनडीए ने इस गठबंधन ने भरोसा जीता है। भ्रष्टाचार के आरोप में गिरी आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली तो सबसे बड़ी हार साबित हुई 2025 में।
कांग्रेस के लिए यह साल बेहद निराशाजनक रहा। ना ही 2024 का इंडी गठबंधन बचा, ना ही पार्टी दिल्ली में मत प्रतिशत का आंकड़ा भी बढ़ा पाई। हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद कांग्रेस की यह सबसे बुरी हार थी। लगभग 55 साल तक देश में लगातार शासन करने वाली कांग्रेस के लिए वापसी की राह वोट चोरी जैसे स्लोगन पर जाकर टिक गई है। लेकिन नए साल 2026 में केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी का चुनाव बीजेपी के लिए अहम है। केरल के लोकल बॉडी इलेक्शन में बीजेपी की बड़ी कामयाबी उसे विधानसभा चुनाव में एक मजबूत आधार तो देती है। वहीं पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी की आक्रामकता के सामने बीजेपी क्या रणनीति अपनाती है, यह देखना भी बाकी है। लगातार जनसंपर्क और जनसंवाद से पीएम मोदी ने पार्टी विद ए डिफरेंस को एक मजबूत आधार तो दिया है। अपने विकास की हर योजना को पीएम मोदी सीधे जनता के बीच ले जाते हैं और सरकार की रिपोर्ट कार्ड लोगों के सामने रखते हैं। पीएम मोदी ने विकास की राजनीति को केंद्र में रखकर विपक्ष के हर नैरेटिव को जनसंवाद से फेल किया है, करते आए हैं। और बिहार में एनडीए की जो इतनी बड़ी जीत है, ये इसी का तो उदाहरण है। लेकिन वोट चोरी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस विकास और राष्ट्रहित को दरकिनार कर केवल वोट बैंक के लिए ही काम करती है और इसीलिए देश की जनता उसे बार बार नकार देती है। ये कांग्रेस अब भी देश विरोधी सोच को आगे बढ़ा रही है, जिनसे उनको वोट बैंक मजबूत होता है, आप बर्बाद हो जाए उनको इनकी परवाह नहीं है। उनको अपनी वोट बैंक मजबूत करनी है। इनको केवल सत्ता, सरकार और फिर जो काम पहले करते थे वो करने में इंटरेस्ट है। इसलिए इन्हें अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए ज्यादा अच्छे लगते हैं। अवैध घुसपैठियों को कांग्रेस ने ही बचाया और कांग्रेस ही उन्हें बचा रही है। इसलिए कांग्रेस पार्टी वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण का विरोध कर रही है। लेकिन कांग्रेस के नेता राहुल गांधी लगता है बार बार की हार से इतने बौखला गए हैं कि वो न केवल लोकतांत्रिक संस्थाओं को बदनाम कर रहे हैं बल्कि प्रधानमंत्री को भी अपशब्द तक बोल जा रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस समय देश में एक ही नारा है, वोट चोर गद्दी छोड़। The main nara these days is vote chor, gaddi chor, and that is being proved across the country. We will prove it again and again and again in more and more dramatic ways. राहुल जी मेन नारा बता रहे हैं, लेकिन देश की जनता तो नारा तक स्वीकार नहीं कर रही इसको। लेकिन हार से बौखलाए हुए समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव भी अब खुलेआम अधिकारियों को धमका रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि सत्ता बदलने पर वोट चोरी में शामिल सभी अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे। ऐसे अधिकारी जिन्होंने वोट चोरी कराई है, वो बीएलओ हों, एसडीएम स्तर के हों, जिलाधिकारी के स्तर के हों, उत्तर प्रदेश में सरकार होती तो हम लोग कार्रवाई करते उन अधिकारियों पर। हमें उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी उन तमाम अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने वोट चोरी करके वोट चोरी में साथ दिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। 2024 जो था उसमें संविधान आरक्षण विपक्ष कर रहा था। 2025 में लगता है वोट चोरी करता रहा, लेकिन वो नैरेटिव कहीं ना कहीं ध्वस्त हुआ है। क्या साल 2026 में भी विपक्ष यही जारी रखेगा क्या? इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़े अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। स्वागत, नए साल की ढेर सारी बधाई अनिरुद्ध जी। संदीप त्रिपाठी जी, कांग्रेस के नेता, बहुत बहुत स्वागत संदीप जी, नए साल की ढेर सारी बधाई आपको भी। और विनोद जी भी हमारे सामने, हमारे सलाहकार संपादक यहीं स्टूडियो में जुड़े हैं, उनको भी नए साल की ढेर सारी बधाई के साथ उन्हीं से मैं चर्चा की शुरुआत करता हूं। विनोद जी, जैसे मैंने कहा कि 2024 को याद कीजिए, संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, ठीक है। मुझे लगता है 2024 को उसके लिए जाना चाहिए, 2025 को वोट चोरी के लिए जाना चाहिए। वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोरी हुई है। अब 2026 में भी क्या यही जारी रहने वाला है क्या विनोद जी? लाल जी, आप सबको नए साल की ढेर शुभकामना, हमारे दर्शकों को भी ढेर शुभकामना जी। अभी आप स्क्रीन पे चल रहा है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज केरल के तिरुवनंतपुरम के जो मेयर हैं उनको उन्होंने चिट्ठी लिखी है। आप सोचिए कि इस देश में सैकड़ों होंगे, 5000 से ज्यादा मेयर होंगे,
और उस एक मेयर को जिसने आप देखिए कि राजेश आर राजेश को जो मेयर हैं उनको चिट्ठी लिखते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है जी कि हमारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं का संकल्प है, वो संघर्ष है। जो आज आप केरल में भी, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम का मेयर भी बीजेपी का है। तो आप सोचिए ये संवाद का, और आप ये सोचिए ये पॉलिटिकल लीडरशिप का, कि एक मेयर को इस बात को याद दिलाते हैं कि आप जहां हैं उसमें सैकड़ों हजारों कार्यकर्ताओं का बलिदान है, संघर्ष है, और तब आप इस पद पे हैं, आप मेयर हैं। जो ये बीजेपी के 2025 की जब आप बात कर रहे थे तो वो सबसे बड़ी जीत थी। तो राहुल गांधी क्या इस वोट चोरी को केरल में आजमाएंगे? तो इतनी लहर है उनका एंटी इनकम्बेंसी का विजयन के खिलाफ में, लेकिन उसके बाद आप देखिए कि 30 साल से लगातार वहां तिरुवनंतपुरम में लगातार कम्युनिस्ट के है वहां, और कम्युनिस्ट को पहली बार बीजेपी ने वहां बेदखल किया है कई ऐसे लोकल बॉडी इलेक्शन में। अब सवाल यह है कि 2025 जो बीजेपी का नैरेटिव है, उस बीजेपी के नैरेटिव्स के सामने में कांग्रेस के नैरेटिव या विपक्ष के नैरेटिव कितने एक तरह से आप कह सकते हैं कि बेअसर साबित हुआ। इसका उदाहरण आप पहले ये दिल्ली ले लीजिए जी। 25-26 साल के बाद जहां तक मुझे याद है कि बीजेपी दिल्ली में लौटी है, और वो भी केरल, यहां दिल्ली में आम आदमी पार्टी का और खास करके केजरीवाल का जो अपना नैरेटिव था, बिल्कुल, और उस नैरेटिव में आप सोचिए कि कांग्रेस पार्टी कहां हवा हो गई, और बीजेपी ने केजरीवाल जो स्वयं सबसे बड़े लीडर थे वो भी क्लीन बोल्ड होके बाहर चले गए। कहते थे 2 जन्म लेना पड़ेगा हराने तो आप देखिए कि आप सिर्फ जो बात आप अभी राहुल गांधी का बैठ सुना है, अभी पार्लियामेंट के समय में उन्होंने बात कही थी बिहार इलेक्शन में करारी हार के बाद। आप इस बात की समीक्षा नहीं करेंगे कि भाई आपके नैरेटिव नहीं चल रहे हैं, आपके नैरेटिव नहीं चल रहे हैं, आपके पार्टी का संगठन नहीं है, आपके कार्यकर्ताओं का कहीं भी सम्मान नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है। जो हमने अभी आपने स्क्रीन पे पीएम मोदी का वो लेटर दिखाया है कि नए साल में पहली शुभकामना वो अपने कार्यकर्ताओं को ले देते हैं। तो ये कुछ जो सीखने की चीज है, आप सीख नहीं रहे हैं बीजेपी से जी। ये बीजेपी की नैरेटिव्स को आप पचा नहीं पाते हैं, तो आप पलट के कहते हैं क्या कह रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने सीखने के लिए कहा तो हंगामा हो गया। कहा आपके एक नेता ने कि सीखो बीजेपी से, तो हंगामा हो गया। अब दिग्विजय सिंह बाहर निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं ये पता नहीं, लेकिन आपने जब उसने कहा, उड़ीसा के एक कांग्रेस के नेता ने कहा कि कांग्रेस में ओपन हार्ट सर्जरी की जरूरत है, तो आपने उसे निकाल के बाहर फेंक दिया। तो ये समझने की जरूरत है कि जनता आपको क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रही। ठीक है, मैं यही सवाल लेकर के संदीप जी के पास चलता हूं। संदीप जी बताइए, साल बदला, ठीक है, क्या कुछ चाल बदलेगा साल बदलने के साथ? मैं इसलिए कह रहा हूं कि ठीक है, चलिए राजनीतिक पार्टी कई बार एक टूल के तौर पर चीजों को आजमाती है, ठीक है। अब 2025 में आपने देख लिया कि जनता ने इस नारे को, राहुल जी हालांकि बता रहे हैं कि सबसे बड़ा नारा है, जनता ने कितना स्वीकार किया ये अलग अलग चुनावों में हमें दिखाई दे दिया। आप भी इस बात को जरूर मानेंगे। अब ये जरा बताइए कि नए साल 2026 में नए मुद्दे, नए नारे लेकर के आने की जरूरत है, ताकि लोग उसको अपना सकें, लोग उसको कह सकें कि हाँ ये सही मुद्दा है, सही नारा है। लाल जी, आपको, आपके दर्शकों को, पैनल में बैठे हुए सभी साथियों को, और आपके चैनल में पर्दे के पीछे जो भी साथी काम कर रहे हैं, उन सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद, बधाई। आज नया वर्ष है, मैं थोड़ी उस तरीके की बात तो नहीं करना चाहता था, लेकिन बात उठी है तो सर करनी पड़ेगी। विनोद जी, अभी आपने एक आंकड़ा दिया कि लगभग 5000 मेयर होंगे इस देश में। बिल्कुल नहीं सर, पूरे देश में 155 मेयर हैं, 155 नगर निगम है जहां पर मेयर बनते हैं। तो आपने 5 बताया, उन्होंने नगर पालिका भी शामिल कर लिया होगा सर। महानगर तक ही है। हाँ, नगर पालिका भी शामिल किया होगा। आप सही कर रहे हैं, डेटा आप दे रहे हैं तो आप सही हैं। नहीं, अभी मेयर की बात हुई सर। हाँ, तिरुवनंतपुरम में मेयर है, मेयर की बात हो रही है, बात कर रहे हैं। ये नगर पालिका के भी बिल्कुल, जो जिसकी चिट्ठी लिखी गई उसी की बात, जिसकी बात आपने की थी मैं उसी की बात कर रहा हूं। तो मुद्दे की बात यह है सर कि मोदी जी सर चुनावी बंजारे हैं। जहां चुनाव होता है चिट्ठी भी लिख देंगे, चिट्ठी छोड़िए सर,
जैसे एक प्रवक्ता इनका बिना पैजामे के टीवी पे आ गया था, अगर जरूरत पड़ जाए चुनाव जीतने के लिए, तो दुर्भाग्यवश मुझे कहना पड़ रहा है कि मोदी जी आगे समझ लीजिए, हाफ पैंट में दूसरी पार्टी के भी लोग टीवी पर दिख चुके हैं। मत कहिए, तो मुझे मत बोलने के लिए मजबूर, ये सब छोड़ दीजिए। नहीं सर, नहीं चुनाव नहीं, 2 उदाहरण और इसके बाद बताता हूँ सर। अभी केरल में सर, पश्चिम बंगाल में एक वंदे भारत चली, गुवाहाटी तक जाएगी। मतलब क्या आप इंतजार कर रहे थे कि जब चुनाव घोषित होगा तभी हम वंदे भारत चलाएंगे? मोदी जी जहां चुनाव होता है 2 तो वंदे भारत पहुंच जाती है। अच्छा, ये बात हुई ना। फिर अपने कुछ लोगों को लगा देंगे जी, अपने लोगों को लगा देंगे कि भैया हमको गरियाओ, हमको गाली दो, हम ताकि आके छाती पीट पीट के चिल्लाएं कि हमको गाली दी गई, इस आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे। सच्चाई ये है कि आज देश को मजदूरों का देश बनाकर मोदी जी ने छोड़ दिया। ये देश सबसे युवा, विश्व में सबसे युवा देश था सर, जिसको मैन्युफैक्चरिंग का हब बनना चाहिए था। आज वो मजदूर एक्सपोर्ट कर रहा है। रसिया हमारे आता है, कहता है 10 लाख मजदूर हमको चाहिए। कहां ले जाकर देश को खड़ा कर दिया है। आपने डॉलर की बात की थी, आज 92 में पहुंच गया। सोना चांदी सर, मतलब 100 300 400 गुना सर रेट पहुंचा दिया 10 साल में। तो मैं ये मानूं संदीप जी, ये मानूं कि नए साल 2026 में वोट चोरी का मुद्दा छोड़ करके ये सब मुद्दे आप लेकर आएंगे, मानूं इस बात? नहीं सर, नहीं, हम वोट चोरी के साथ साथ अभी हम 2025 भी बता रहे हैं। ठीक है, हम पहले भी कह रहे थे और आज भी कह रहे हो सर। 2025 सर, अभी ये जीते सर, बिल्कुल इनको कुछ चुनाव जीते। केरला में हम बृहद रूप से जीते हैं नगर निकाय के चुनाव। हमने जो है लेफ्ट को वहां पर पूरे, अगर आप देखेंगे तो हमने उसका सुपड़ा साफ किया है। लेकिन सर अब नैरेटिव बनाना है तो विनोद जी, आप लोगों की मजबूरी भी समझते हैं। बहरहाल आज नए वर्ष पर मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ इतना कहूंगा कि सच्चाई यह है कि जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी मीडिया का इस्तेमाल करती है, संस्थाओं का इस्तेमाल करती है, मैं किसी एक चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे मीडिया की बात कर रहा हूं, और जिस तरीके से संस्थानों का इस्तेमाल करती है, जिस तरीके से पैसे का इस्तेमाल करती है, जिस तरीके से बड़े बड़े लोगों से पैसा लेके उस चुनाव में इस्तेमाल करती है, आपको लगता है कि मीडिया, चुनाव आयोग, अदालत सब कुछ का बीजेपी इस्तेमाल करती है? बीजेपी इतनी पराक्रमी, इतनी शक्तिशाली हो गई है कि सब लोग बीजेपी के सामने बेबस हैं बिल्कुल। 11 साल में बीजेपी कितनी ताकतवर हो गई? 5 गुना समय 55 साल आप भी राज किए हैं संदीप जी। हिटलर ने कितने दिन में देश में कब्जा किया था? ज्यादा समय लगा था क्या? अरे हम इमरजेंसी लगाने का क्रेडिट आप ही को जाएगा, ये भी सोच लीजिए आप। क्या चाहते थे? इमरजेंसी लगाने का क्रेडिट अनिरुद्ध प्रताप जी की पार्टी को नहीं है, आप ही को है। अमेरिका के दलाल, ये अमेरिका के दलाल अमेरिका से मिलकर इस देश में चाहते थे कि तख्तापलट हो जाए। आपने बोला था नए साल को कुछ कम अपशब्द बोलूंगा संदीप जी, आपने बोला था नए साल के पहले दिन कुछ कम अपशब्द बोलूंगा, लेकिन फिर आप वहीं पहुंच गए। छोड़ देता हूं सर, मैं नहीं चाहता था। ठीक, अब अनिरुद्ध जी की बारी। अनिरुद्ध जी, ये बताइए कि नया साल 2026 भाई चुनौतीपूर्ण तो है। पश्चिम बंगाल है, केरल है, तमिलनाडु है, इस तरह के असम है, असम में हालांकि आपकी सरकार है, लेकिन नए साल में आपकी क्या कुछ आपकी रणनीति बदलेगी क्या? या 2025 में जिस रास्ते पर चले हैं उसी को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि कामयाबी तो वो दिलाई रही है, तो क्या बदलने की जरूरत है, ये सोच है क्या? देखिए, कैलेंडर वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सबको, आपको भी, दर्शकों को भी। कैलेंडर वर्ष और जी, कैलेंडर मैं अभी सुन रहा था कि कांग्रेस के हमारे मित्र, देखिए आदतन क्या है, कांग्रेस की एक आदत है। पहले तो मैं ये बता देता हूं कि कपड़े निकालने की बात 1962 में जब युद्ध हो रहा था इसी ठंडी के महीने में, तो हमारे सैनिकों के पास में कपड़े नहीं थे जाड़े के कि जाके वो खड़े हो सके वहां ऊंचाई पर। तो नेहरू जी ने कपड़े क्या किए थे सबको पता है। दूसरी चीज है, बार बार जब बात आती है 2025 से ये लोग ना सीखना चाहेंगे। 2025 में भारत के अंदर क्या हुआ और भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या हुआ। दिल्ली में हम 26, क्योंकि ये होता कैसे गया कि लोगों ने इनके जो निगेटिव कैंपेन है उसको नकारा, दिल्ली के अंदर झूठ को नकारा। 26 साल बाद भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है। साथ में अगर पीछे महाराष्ट्र, हरियाणा का चुनाव हुआ, बिहार का चुनाव हुआ, इसलिए रिपीट हुआ कि जो हम वादे किए वो हमने पूरे किए हैं। आप झारखंड का उल्लेख नहीं कर रहे हैं अनिरुद्ध जी, झारखंड को भी शामिल कीजिए आप।
नहीं, झारखंड में हम लोगों ने कभी ये नहीं कहा, जम्मू कश्मीर में विनोद मिश्रा जी के साथ कई बार डिबेट हुआ, आपके साथ हुआ, बीजेपी के न किसी प्रवक्ता ने कभी किसी ने ईवीएम पे वोट चोरी पे नहीं किया। हाँ, ये बात ठीक है। हम लोग हमेशा कहे कि हम जीत में उत्साहित नहीं होते हैं, हार से निराश नहीं होते हैं। हमारी कुछ कमियां झारखंड के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर रही, जहां पे हमें सीटों की संख्या कम आई, लेकिन इस 240 भी आई थी 2024 में, लेकिन हम लोगों ने सीखा, मेहनत किया। हमारे यहाँ आज आपने बड़ी अच्छी बात कही कि प्रधानमंत्री जी ने मेयर को पत्र लिखा। बीजेपी के अंदर छोटे से छोटा जो कार्यकर्ता होता है, उसको हमारे सीनियर के अंदर ये आदत शुरू से रही है कि उनको उत्साहित करना। हम लोगों को भी अगर प्रवक्ता बनाया, इसके पहले युवा मोर्चा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, एक सीरीज से हम लोग निकल के आए हुए हैं। तो वहां पे इस तरीके से नहीं है कि परिवारवाद है, भाई ठीक है, इनका मन किया, राहुल जी का मन किया कुछ बोल दिए, उनका मन किया कुछ बोल दिए। देखिए, ये सारी बातें छोड़िए, मैं कह रहा हूं कि राहुल जी या कांग्रेस के लोगों को ये सीखना चाहिए कि क्या सीखना चाहिए कि आज उनके साथ न जनमत है, ना उनके साथ उनके दरबारी लोग हैं, ना उनके साथ इंडिया अलायंस के उनके पार्टनर हैं। क्यों नहीं है? इनको ये नहीं समझ में आ रहा। इसलिए नहीं है कि अगर आप बिना सिर पैर की बात करेंगे, भ्रम की बात करेंगे, भय की बात करेंगे, तो लोगों को आपके पुराना भ्रष्टाचार भी याद आ जाता है, लोगों के समझ में आता है। सीखने की बात थोड़ी सी दिग्विजय जी ने कहा कि लगा जैसे कि चिंगारी लग गई हो, बिल्कुल है ना? जी हाँ। आप 10 सेकंड, ये विदेश में जाते हैं, वहां पे किससे ग्लोबल एक प्रोग्रेसिव अलायंस है, वो भारत के विरोध में हमेशा बात करता रहता है। वहां पे जाएंगे, वहां बैठ के बात करेंगे। अरे भैया, आपके पास संसद है, संसद के अंदर जम के बोलो ना, आप वहां बोलते हैं बंद करके भाग जाएंगे। ठीक है, मैं लौटता हूं। विनोद जी पहले, उसके बाद संदीप जी। विनोद जी, क्या लगता है संदीप जी की बात सुन करके साल बदलने से चाल बदलेगा या वही बिल्कुल बरकरार रहेगा? संदीप जी, मेरी कही हुई बातों को अगर आप गूगल करेंगे, बेहतर होता कि आप अनिरुद्ध जी की बात करके गूगल करते। मैं तो एक आम जनता की तरह आपके सामने में सलाह रखा था। सवाल है कि अभी आप गूगल कर लीजिए, नितिन नवीन का नाम आप गूगल करिए कि कितनी बार आप नितिन नवीन को ढूंढ पाएंगे। ये बीजेपी है, आप बीजेपी को समझ नहीं पा रहे हैं। और आप हमारी बात, मेरी बात को कहे हुए, एंकर की बात कहे हुए गूगल देखते हैं। अरे आप वो 2047 की राजनीति कर रहे हैं, पूरे जनरेशन शिफ्ट। बीजेपी एक अगले जनरेशन को बीजेपी के नेतृत्व के लिए तैयार कर रही है कांग्रेस पार्टी में आज। 2025 तो छोड़िए, 2026 के लिए भी है आपकी पार्टी में प्लान है क्या? तो सवाल है कि आप सीधे तुकबंदी मिलाते हैं और यहां काम होता है। ये लोग देख रहे हैं, लोग समझ रहे हैं। नितिन नवीन को कोई नहीं जानता, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने जा रहे हैं जी। आज आप केरल के मेयर को आप देख रहे हैं, जिसको प्राइम मिनिस्टर ने, जिन्हें आज चिट्ठी लिखी है, वो आदमी को आप देखिए कि लगातार कितना संघर्ष किया है उस केरल में वामपंथी के जुल्म और सितम के बीच में। कितने आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने अपना बलिदान दिया है उस केरल में, उस नैरेटिव को चेंज करने में। और आप कहते हैं ये मामूली 5000, 2000, 3000 आप गिनती गिना रहे हैं। मैं कह रहा हूं वो संघर्ष का इनाम बीजेपी में मिलता है। कितने पार्टी के कार्यकर्ताओं को आपके पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में, उसे संघर्ष का इनाम मिलता है। आप भी 20 साल से प्रयागराज में कांग्रेस के सक्रिय हैं। संदीप जी जल्दी ही संदीप जी को हम लोग शुभकामनाएं देते हैं नए क्या साल में। संघर्ष का इनाम मिला होगा ये आप खुद जानते हैं। संदीप जी जो आपकी पार्टी कभी सपा में होती है, कभी नहीं अलायंस में होती है, नहीं होती है। मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं कि अभी CWC की मीटिंग में जो दिग्विजय सिंह ने बात रखी थी, या उड़ीसा के जो पूर्व विधायक हैं, आपको उन्होंने सजेस्ट किया था, तो क्या आपके पार्टी सिरे से उसको नकार देने के बजाय क्यों नहीं एक बार सोचती है कि राहुल गांधी नहीं चल रहे हैं, अब अगर उनके बदले में प्रियंका गांधी का नाम आ रहा है तब भी आपको दिक्कत है। लेकिन अगर नेतृत्व नहीं चल रहा है तो उसको बदलने की बात आती है तो आप सीधे फायर खोल देते हैं। ठीक है। और ये फायर खोलने की जो आदत है, यही बात प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लखनऊ में कहा था कि हम ये परिवार की जो ये पूरा बंधक बना हुआ था देश, उससे बीजेपी ने आजाद कराया है। दीजिए जवाब इसका। और ये भी कि देश को तो आजाद करा दिया, लेकिन क्या कांग्रेस अभी भी बंधक बनी हुई है क्या, ये भी बताइए संदीप जी। जी, पहली बात तो सर मैंने गूगल नहीं किया था। 17 नगर निगम मेरे यहाँ है और मैंने एक अंदाजा से जोड़ लिया उसके हिसाब से। ठीक है, सही है एकदम। मतलब हम लोग स्वीकार करते हैं के लिए गूगल
जी, हर चीज के लिए गूगल नहीं किया जाता सर। और आप लोगों के आशीर्वाद से थोड़ा बहुत सरस्वती जी की कृपा आप है। बहुत बढ़िया बोलते हैं। जी जी, तीन बातें हमारे भाजपा के साथी ने कही है। पहली बात उन्होंने कहा, पहले उनका जवाब दे देता हूँ। उन्होंने कहा पहली बात तो निगेटिव राजनीति। भाई साहब, आपके बड़े से लेकर छोट भैया चिलगोजर नेता से लेकर कोई भी बिना कांग्रेस को क्रिटिसाइज किए, बिना गाली दिए अगर अपनी बात पूरी कर ले, राजनीति छोड़ दूंगा। आज भी मोदी जी का भाषण चला, आज भी मोदी जी का भाषण चल रहा था, सिर्फ कांग्रेस की आलोचना कर रहे थे। अभी आपने बात शुरू की तो 62 तक नेहरू जी तक चले गए। आप सोचिए, निगेटिव राजनीति आप करते हैं, 11 साल सत्ता में रहने के बावजूद दूसरी बात का निगेटिव राजनीति करनी पड़ी, आप हमको कह रहे हैं। अब उसके बाद परिवारवाद की बात की और नवीन जी की बात की, दोनों का बस साथ में जवाब दे देता हूँ। सर, नितिन जी को तो कोई नहीं जानता था, लेकिन नवीन सिन्हा जी को जानते थे कि वहां के कैबिनेट मंत्री थे। परिवारवाद की बात करिएगा, पीयूष गोयल, इनके पिताजी कोषाध्यक्ष चिरंजी, जहां तक मुझे चिरंजी गोयल नाम था क्या, वो कोषाध्यक्ष रहे भारतीय जनता पार्टी के। धर्मेंद्र प्रधान जी के पिताजी नेता रहे। पहले बापा जी पिताजी का नंबर नहीं लग रहा तो बेटे का कहां से लगेगा? इस पर भी पहले बात पिताजी का लगा है, पिताजी का लगा है तो बेटे का लग रहा है। तो परिवारवाद की बात करते हैं ना सर। नेताओं के संतान अगर आना चाहे राजनीति में, क्या एंट्री बैन कर दें? सर, मल्लिकार्जुन खड़गे जी क्या अंबानी जी के औलाद हैं? या उनके बाबू प्रधानमंत्री थे? मल्लिकार्जुन खड़गे जी आज हमारे राष्ट्रीय, लेकिन वो आला कमान किसी और को बताते हैं संदीप जी। आला कमान बिल्कुल मोदी जी का आला कमान नहीं है क्या? अध्यक्ष जो है नवीन जी है और आला कमान मोदी जी है, हर पार्टी के अंदर है। कंप्लीट कीजिए अरविंद जी के पास। अनिरुद्ध और अभी बात आई सर, अभी हमारे साथी ने कहा, अनिरुद्ध भाई ने, कि दरबारी आप यहाँ से चले गए। बिल्कुल साहब, दरबारी वही रहते हैं जहाँ सत्ता होती है। सारे दरबारी तो आपके यहाँ से 164। अनिरुद्ध जी का जवाब, अनिरुद्ध जी का जवाब। ये समझ नहीं पाया मैंने क्या कहा। उधार की पार्टी है, उधार के नेता है, नीतियां न नियम। जवाब अनिरुद्ध जी, क्या बात करते हैं आप? बात जवाब कांग्रेस के लोग चले जाए, देखिए आप दोनों लोग वरिष्ठ बैठे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता और मेरी भाषा का अगर आप देखेंगे तो मेरे भाषा में संयम है। मैंने एक भी अपशब्द नहीं बोला, लेकिन इन्होंने ओपनिंग रिमार्क से दलाल, चिलगोंजा ऐसे अगर आप अपशब्द बोलोगे तो आपको वोट कौन देगा? परिवारवाद की परिभाषा समझ लीजिए। परिवारवाद होता है क्या? परिवारवाद का मतलब होता है कि टॉप टियर पे इंटाइटल्ड है, एक ही परिवार साथ ही बैठेगा, ये होता है परिवारवाद। परिवारवाद आप समझे नहीं है ना? इंटाइटलमेंट जब हो जाता है, अखिलेश यादव ही परिवारवाद में जाएंगे, लालू प्रसाद यादव का ही बेटा परिवार चीफ बनेगा। आपका सुना है, आप सुन लीजिए उनका। शुक्रिया। आपका बड़ा धैर्य से सुना है। एक मिनट रुक जाइएगा, रुक जाइए। अनिरुद्ध जी बात पूरी। अनिरुद्ध जी बात पूरी कीजिए। अनिरुद्ध जी, इतनी संयमित होती है बीजेपी के प्रवक्ता की और कांग्रेस के लोगों की भाषा इसी ढंग से होती है, किसी को चिलगोंजा, किसी को दलाल, इसलिए जनता वोट क्यों देगी? चलिए, और परिवारवाद की बात, समय की कमी है, फिलहाल समय की कमी है। शुक्रिया आप सभी का। अनिरुद्ध जी शुक्रिया, संदीप जी शुक्रिया, विनोद जी शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। फिलहाल समय की कमी है तो हम ये बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपको तो स्पेशल शुभकामना। उम्मीद है कि 2026 में बहुत कुछ राजनीति में बदले, अच्छा हो। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर के मामले पर क्या कुछ इन दिनों चल रहा है, किस तरह की राजनीतिक उठापटक चल रही है। ब्रेक के बाद। नव वर्ष 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष हम सबके घरों में अपार खुशियां लेकर आए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया। UPI पिन एंटरिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत है ब्रेक के बाद। और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था कि अब इस वक्त में हम बात करेंगे कि पश्चिम बंगाल में नए साल में किस तरह का चुनावी रण होने वाला है, क्योंकि विधानसभा चुनाव होंगे और एसआईआर चल रही है। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की एसआईआर अभी भी टीएमसी के निशाने पर लगातार है। राज्य में दरअसल एसआईआर की शुरुआत से ही अलग अलग कारण बताकर टीएमसी हमला करती ही रही है।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तक और टीएमसी के कई नेता चुनाव आयोग पर, चुनाव आयुक्तों पर हमला करते रहे हैं। इसी क्रम में टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के सीईओ पर वोट चोरी का आरोप लगा दिया और कहा कि सुनवाई के बहाने बड़ी तादाद में वोट चुराने की साजिश चल रही है पश्चिम बंगाल में। यह अभिषेक बनर्जी ने कहा। फिर क्या हुआ कि चुनाव आयोग से मिलने के लिए गए, तो चुनाव आयोग से मिल करके आने के बाद अभिषेक बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और चुनाव आयोग पर जमकर हमला बोला। लेकिन आईना दिखाने का काम किया कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने। उन्होंने टीएमसी को आईना दिखाया। अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी को वोट डकैती की याद दिलाई और उल्लेख किया कि कैसे पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनावों में कोर्ट के परमिशन के बिना विपक्ष को नॉमिनेशन का फॉर्म तक नहीं मिल रहा था। यह अधीर रंजन चौधरी ने आईना दिखाया। बोला ये तो वोट डकैती थी आपकी। और इस बीच जैसा कि हमने कहा कि सुनवाई चल रही है, तो चुनाव आयोग ने फर्जी पेपर सबूत के तौर पर लेने से इनकार किया हुआ है। क्या क्या फर्जी पेपर है? मुख्य तौर पर जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र। इसमें भारी फर्जी बढ़ा। कहीं पर दादा और पोते के उम्र में बस 20-30 साल का अंतर है, तो कहीं कुछ कहीं कुछ। ममता सरकार पर भारी संख्या में फर्जी प्रमाण पत्र जारी करने के आरोप लग रहे हैं। और हुआ क्या है कि साल 2002 जब वहां पर एसआईआर हुई थी, तो उसकी जो मतदाता सूची थी उससे भारी संख्या में आवेदनों का मिलान हो ही नहीं रहा है, इसलिए लोग इस तरह की गड़बड़ी भी कर रहे हैं। तो चुनाव आयोग ने संदिग्ध आवेदनों की जांच के लिए स्पेशल ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं और वो सुनवाई कर रहे हैं और लोगों को कहें कि आपका अगर प्रमाण पत्र फर्जी नहीं है तो आप सही प्रमाण पत्र दीजिए और नाम जुड़वा लीजिए। और इस सब के बीच पश्चिम बंगाल में भाजपा की लोकप्रियता से टीएमसी अब इतनी नाराज हो गई है कि टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी चुनाव अधिकारियों को ही धमकाने लगे हैं। सुनिए जरा। You are answerable to your masters. I am answerable to the people of my state, for whom we have come here to ensure none of them are left behind from the final electoral roll when the list is published. आप उंगली नीचे करके बात करिए। उनको लगता है कि हम जो बोलेगा वो सुन लेगा। If he has the guts and gall, let him release the footage. I'm standing outside the Election Commission's office. Here it goes. Nirvachan Southern Election Commission of India. Ganesh Kumar must be hearing what I'm saying before the media now. ऐसा लग रहा है कि टकराहट एक अलग ही लेवल पर ले जा रहे हैं अभिषेक बनर्जी। लेकिन कांग्रेस के नेता, वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी पर पलटवार किया और कहा कि पश्चिम बंगाल में वोट चोरी नहीं बल्कि वोट डकैती हो रही थी। उसमें भी ये डराने की, धमकाने की और फर्जी वोट डालने की, मृतक वोट डालने की सारे कोशिश होगी। और ये इसके लिए इनके पार्टी काफी संगठित हो चुके हैं, क्योंकि इनको यही करना पड़ेगा। हर चुनाव में यही करती है ये लोग। हम तो वोट चोरी की बात करते हैं ना, बंगाल में टीएमसी पार्टी वोट डकैती करते हैं। और भाजपा के नेता शहजाद पूनावाला ने टीएमसी पर पलटवार किया और कहा कि टीएमसी का मतलब ही हो गया है धमकी देना और लोगों के बीच भ्रम फैलाना। अब धमकी पर उतर आए कि हाथ पैर तोड़ देंगे, देख लेंगे, यही भाषा जो राहुल गांधी भी बोलते हैं। तो इससे पता चलता है कि किस प्रकार से आज मां माटी मानुष नहीं है पश्चिम बंगाल में, केवल भारी भ्रष्टाचारी और बाबरी इस मुद्दे पर आ चुके हैं और इसीलिए ट्रिपल डी अपना रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं और डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में लगातार एसआईआर पर टीएमसी ऐसा रुख ले रही है एक के बाद एक कि टकराहट हो। और यह टकराहट चुनाव आयोग से, केंद्र सरकार से, बीजेपी से, सब जगह पर एसआईआर के मुद्दे पर, खासतौर पर जो चुनाव आयोग है, क्योंकि अब अभिषेक बनर्जी सीधे कह रहे हैं कि हमसे ठीक से बात नहीं करते, हमसे ठीक से बात नहीं कर। हमारे साथ हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता जुड़ रहे हैं कोलकाता से इस पूरे मामले पर। सौरभ, जिस तरह से कि पश्चिम बंगाल में हम देख रहे हैं कि एक अलग लेवल का चल रहा है,
ये अभिषेक बनर्जी की बातें तो हमने सुनवाई दी, उसमें अधीर रंजन ने आईना दिखा दिया, बीजेपी ने जवाब दे दिया। लेकिन जरा आप मुझे ग्राउंड रिपोर्ट बताइए कि ये जो सुनवाई चल रही है, आपने अपनी रिपोर्ट में हमें कई बार बताया है कि बड़े गजब गजब तरह के प्रमाण पत्र आए हैं, उम्र का, जाति का, सब चीज का। अभी सुनवाई में किस तरह से ये चीजें पकड़ी जा रही हैं? क्योंकि अभिषेक बनर्जी का एक आरोप था कि इतनी जल्दी कैसे पता कर लिया कि इतने करीब करीब जो है 1.5 करोड़ से भी ज्यादा वोट संदिग्ध हैं। हाँ जी, देखिए सुनवाई जैसे जैसे चल रहा है तब कैसे कैसे टीएमसी को भी पूरे प्रक्रिया को लेकर उनका जो विरोध का मात्रा वो बढ़ा रहे हैं। लेकिन वही सवाल है कि 16 दिसंबर को तो ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिश हुआ था। 18 दिसंबर को अभिषेक बनर्जी जब लौटे, वहां पहला जो आपने रिएक्शन दिया ये एसआईआर के ड्राफ्ट सूची के ऊपर, मतदाता सूची के ऊपर, तब अभिषेक बनर्जी ने क्या कहा था? तब अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि ये ड्राफ्ट लिस्ट जो निकला है, इससे बीजेपी का जो कहना था एसआईआर को लेके कि इतने नाम कटेंगे, वो निर्वाचन कमीशन के एसआईआर ने वो दावे को व्यक्त कर दिया है। ये साबित हो चुका है कि बीजेपी झूठ कह रहे हैं। उनका कहना था कि सामान्य डिवीजन में तो 2% 1.5-2% वैसे ही काटता है, तो 24 लाख इस बार भी नाम मृतक के नाम कट गए हैं, तो इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये उनका ये नैरेटिव था। लेकिन जब ये 1.36 करोड़ जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज का जो आंकड़ा है, वो जब सही मायने में उनको समझ में आया, पहले वो समझ नहीं पाए, फिर जब समझ में आया कि असली जो झोल है वो 1.36 करोड़ का झोल है, वो पकड़ लिया है चुनाव आयोग ने। अब जाकर टीएमसी को ये झोल समझ में आ रहा है। लेकिन सौरभ, कुछ ऐसी भी रिपोर्ट आ रही है क्या कि सुनवाई के कुछ केंद्रों पर टीएमसी वाले जबरन वहां पर अपने बलपूर्वक इस सुनवाई को रोक भी रहे हैं? ऐसी भी रिपोर्ट आ रही है पश्चिम बंगाल से। बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट आ रहे हैं लाल जी। एक तो हुगली के चिचुड़ा है, वहाँ के जो विधायक है असित मजूमदार टीएमसी के, वो तो सरासर हियरिंग सेंटर में घुस गए थे और घुसकर वहाँ के जो ईआरओ है एसडीओ को फोन पर बोल रहे थे कि अभिषेक बनर्जी का ये निर्देश है, सुनवाई नहीं होगा। क्यों सुनवाई नहीं होगा? उनका कहना है बीएलएस जो है उनको भी सुनवाई के दौरान मौजूद रहे वो हियरिंग सेंटर में, ऐसा परमिशन देना पड़ेगा। हालांकि चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बीएलओ को वहां पे हियरिंग सेंटर में रहने की इजाजत नहीं है, क्योंकि ये पूरे प्रोसेस को दबाव में पूरा प्रोसेस दबाव में आ सकता है। आप देखिए एक टीएमसी के एमएलए वो बेझिझक वीडियो के ऑफिस चले जाते हैं, एसडीओ को कहते हैं फोन पे आपसे मेरा बहुत अच्छा संपर्क है, लेकिन ये अभिषेक बनर्जी का निर्देश है, हम कुछ कर नहीं सकते, हमें यहाँ कहा या तो हमें रहने दो यहाँ पे। शुक्रिया सौरभ, शुक्रिया। आगे भी आपसे इस मामले पर जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब आपको बताएंगे कि बेंगलुरु में जो बुलडोजर चला उसको लेकर क्या कुछ कर्नाटक से लेकर केरल तक हो रहा है, बताएंगे ब्रेक के बाद। नव वर्ष 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष हम सबके घरों में अपार खुशियां लेकर आए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डेली न्यूज पर इस वक्त, और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले बताया था कि अब हम बात करेंगे कि बेंगलुरु में जो अवैध निर्माण का विवाद था, बुलडोजर चला था, उसमें नया मोड़ आ गया है। इसने एक नया मोड़ ले लिया है। कर्नाटक में विपक्ष के नेता आर अशोक ने बुलडोजर एक्शन में बेदखल हुए लोगों के खिलाफ एनआईए की जांच की मांग की है। बीजेपी ने यह मांग कर दी है। उन्होंने दावा किया है कि वो मौके पर जाकर उन्होंने देखा है कि विस्थापित निवासी रोहिंग्या हैं। राजीव गांधी आवास योजना के तहत उन्हें घर आवंटित करना उचित नहीं है। लेकिन केरल के सीएम पिनराई विजयन ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार की तुलना योगी सरकार से करते हुए कहा था
कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार बेंगलुरु की एक कॉलोनी में सालों से रह रहे मुस्लिम परिवारों को बेदखल करके बुलडोजर राज की नीति अपना रही है। कांग्रेस आला कमान की झिड़की के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया अब कह रहे हैं कि सभी अवैध कब्जाधारियों को पुनर्वास के तहत घर दिया जाएगा और उन्हें 5 लाख का मुआवजा भी दिया जाएगा। लेकिन बीजेपी ने राज्य के नेतृत्व पर आला कमान के सामने सरेंडर करने का आरोप लगाया। साइबर सिटी बेंगलुरु में 400 से भी ज्यादा घरों को गिराने का मामला काफी तूल पकड़ चुका है। बीजेपी बेंगलुरु के कोगली लेआउट पर फकीर कॉलोनी में लगातार बढ़ रहे अवैध बस्ती को बीजेपी ने कहा यह है असली वोट चोरी। बीजेपी का आरोप है कि अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या को पहले जगह और सुविधा देकर कांग्रेस पार्टी उन्हें अपना वोटर बना लेती है, जबकि ये बस्ती स्लीपर सेल का अड्डा बन जाते हैं। कर्नाटक सरकार का पहला बुलडोजर एक्शन ही विवादों में गिर गया। पिछले वर्षों में खाली पड़ी सरकारी जमीन पर लोगों ने झुग्गी डालकर इसे कॉलोनी का शक्ल दे दिया था। सरकारी जमीन पर वर्षों से अवैध कब्जे को लेकर कर्नाटक सरकार के वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने कड़ा एक्शन लिया, जिससे सैकड़ों लोग, जिनमें ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के लोग ही हैं, वो बेघर हो गए। लेकिन बुलडोजर के एक्शन पर सवाल, अब कांग्रेस पार्टी इस सवाल पर बगलें झांक रही है। इसी बीच उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा है कि यह कोई तुष्टीकरण की कार्रवाई नहीं है। मुख्यमंत्री ने रिहैबिलिटेशन यानी पुनर्वास देकर अपने लोगों को सुविधा देने की बात की है। किसी अवैध घुसपैठिए का सवाल नहीं है, जेन्युइन यानी कि सही लोगों को ही सुविधा दी जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कर्नाटक के मूल निवासी को बेंगलुरु शहर में घर लेना उनकी पहुंच से बाहर है, लेकिन अवैध झुग्गियों में रहकर बिना अता पता के लोगों के लिए रहने का इंतजाम हो जाता है। तो बीजेपी ने सवाल पूछा और एनआईए की जांच की मांग भी की है। तो बुलडोजर एक्शन पर अपनी अपनी सियासत है। डीके शिव कुमार ने इस मामले पर क्या कहा है, सुनिए। What is the interest of Kerala and Karnataka is Kogilosa? We don't want any Keralites. Our chief minister, let him do his job. We will do our job. तो ये आपने, और बीजेपी इस मामले पर पूरा कुछ क्या कर रही है उसे भी सुन लीजिए। पिनराई विजयन उधर चुनाव आ रहा है केरला में, उसके वास्ते उनको अपीजमेंट करने के लिए एक टीम भेजा था। उसी समय वो देखकर वेणुगोपाल, ये कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी, मुख्यमंत्री जी से बात भी किया और आदेश भी दिया उनको अकोमोडेट करना। तुरंत मुख्यमंत्री और कांग्रेस लीडर्स लोग पूरे यू टर्न लेके अभी उनको अकोमोडेट करने के लिए इतने मीटिंग भी कर रहा है। तो वहीं भाजपा के नेता आर अशोक ने कहा कि कर्नाटक के सिद्धारमैया सरकार तो बेंगलुरु को बांग्लादेशी और रोहिंग्या का हब बना देना चाहती है। Last 24 years, see, this is the Google map. All green is there. There is no house. 1 year back, Google map. Google map is false. Mr. Siddaramaiah, Google map is false. See here. Now, all are become red. Means, this Congress government making the Bangla hubs in Karnataka. तो ये सारी कुछ इस बुलडोजर कार्रवाई के बाद देखिए किस तरह की राजनीति वहां चल रही है और किस तरह की कशमकश है। ज्योति हमारी संवाददाता बेंगलुरु से जुड़ रही हैं इस खबर पर हमारे साथ और जानकारी के साथ। ज्योति जुड़ चुकी हैं। ज्योति, हैप्पी न्यू ईयर। और ये बताइए, ये जो पूरा बुलडोजर का मामला है ये तो लगता है गले की फांस बन गया है। पहले कार्रवाई हो गई, अब फिर दिल्ली से झिड़की गई, उधर से केरल के सीएम ने हमला बोल दिया, तो अब जाकर क्या लगता है कि डिफेंसिव है सिद्धारमैया और उनकी सरकार। इस बीच बीजेपी भी कह रही है कि ये मुआवजा वगैरह का ना करो क्योंकि ये तो अवैध हैं। तो हर जगह से सिद्धारमैया सरकार गिर गई है क्या मामले पर? एब्सोल्युटली, जैसे आपने कहा, इस जो मामला है जो कोगिलो क्रॉस की लेआउट की अवैध कब्जा को हटाने की मामला अभी और एक नया मोड़ ले चुका है। पहले उन्होंने वहां पे घर गिराया और उसके बाद जैसे पिनराई विजयन, केसी वेणुगोपाल जी की एंट्री हुई, उन्होंने यहाँ पे तुरंत ही कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करने की अनाउंसमेंट भी कर दिया और घर बनाने की
मैं वो आपको आपकी कंसिडरेशन में लाना चाहती हूँ। अभी जो फ्लैट है ना, उन लोगों को देना चाहते हैं ना राजीव गांधी आवास योजना के जो तहत, उस फ्लैट को लेकर आज बहुत घमासान, बहुत कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे बीजेपी लीडर्स इसी मामले को लेकर फैक्ट चेकिंग कमेटी क्रिएट किए हैं। सो वो कह रहे हैं कि जो बैयप्पनहल्ली वहां से 5 किलोमीटर या 5-10 किलोमीटर के जो अंतर में जो फ्लैट बना रहे हैं, सब रूल्स को वायोलेट करके सिद्धरामैया सरकार उन्हें ये फ्लैट देने जा रहे हैं। रूल्स ये है कि 18 पॉइंट्स है उसमें, जो किसी को भी अगर आप फ्लैट देते हैं, ऑल्टरनेटिव कंपनसेशन देते हैं, तो उस 18 पॉइंट्स में कुछ ना बहुत पॉइंट्स को फॉलो करना चाहिए। 5 साल तक वो लोग कर्नाटका में ही रहना चाहिए, और जो फ्लैट उन्हें देना चाहते हैं उसे तीसका जो रकम है वो 12 लाख से 13 लाख है। लेकिन उन लोगों को देने के लिए, अभी जो अफेक्टेड लोग हैं उन लोगों को देने के लिए 2 या 3 लाख में ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जिन लोगों को ये फ्लैट चाहिए वो वहां पे पहले एप्लीकेशन डालना चाहिए। यहाँ पे ना ही कोई एप्लीकेशन मिला है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट एक क्लैरिटी दे चुका है कि ये लोगों ने कुछ भी एप्लीकेशन नहीं डाला। ज्योति, बीजेपी तो इसको घुसपैठियों बांग्लादेशी रोहिंग्या के लिहाज से कि भाई इसमें ज्यादातर ये लोग हैं, इनको कैसे फ्लैट दे रहे हो, और ये एक अलग इशू बीजेपी ने उठा दिया है। वो ही बीजेपी पहले दिन से यही कहते आ रहे हैं कि ये बांग्लादेश रोहिंग्या है, ना ही नॉट ओनली ये इंडियंस ही नहीं है, कर्नाटका का लोग छोड़िए, ये लोग बांग्लादेश से घुसपैठी आए हैं, वहां से 20-20 हजार देकर फेक डॉक्यूमेंट कर आए। जो भी वो आधार कार्ड दिखाते हैं या कुछ और डॉक्यूमेंट दिखाते हैं वो सब फेक है। तो यहाँ पे सिद्धरामैया जी ने उन्होंने खुद कहा है कि इलीगल इमिग्रेंट्स यहाँ पर रह रहे हैं, तो जैसे इलीगल इमिग्रेंट्स है उन्हें कैसे आप कॉम्पनसेशन दे सकते हैं? क्योंकि कर्नाटक में कुछ आपको आंकड़ा बताना चाहती हूँ। जैसे आर अशोक जी ने कहा है 17 लाख जो लोग हैं विदाउट रेसिडेंशियल साइट है, और 3 लाख लोग उन्हें घर ही नहीं है। इतने लोग अभी भी मतलब वो जो फ्लैट के लिए अप्लाई भी कर चुके हैं, कुछ लाख लोग, उनको नहीं दे रहे। जो कितने लोग अप्लाई कर चुके हैं उनको आप घर नहीं दे रहे, कॉम्पनसेशन नहीं दे रहे, मुस्लिम अपीजमेंट के लिए आप उन लोगों को फ्लैट दे रहे, सीधा निशाना कर रहे हैं। जो आपने डेटा दिया ना ज्योति, उससे मुझे लगता है कि इस आरोप को बल मिलता है कि आप सच में अपीजमेंट कर रहे हैं। जब इतने लोगों को अभी तक घर नहीं मिला, आपको जल्दी पड़ी है अवैध जो घुसपैठिए होने का जिन पर आरोप है उनको जल्दी से आप फ्लैट दे रहे हैं। शुक्रिया फिलहाल आपका ज्योति जुड़ने के लिए। आगे भी हम आपसे इस मामले पर जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।